हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के जो भी एकदम फिक्स वाले टॉपिक होते हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 65 नंबर तक क्लियर होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का आता है और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अधिकांश टॉपिक आज के इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हम देखेंगे गद्यांश को। तो प्यारे बच्चों, जो गद्यांश होगा और ये फिक्स है 100%, कोई दो राय नहीं है, आएगा किसी ना किसी क्वेश्चन में डेफिनेटली, मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। ठीक, और ये भैया पूछा जाता है पूरे 10 नंबर में। कितने नंबर में? 10 नंबर में। कहेगा कि दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भैया एक गद्यांश इस तरह से दिया रहेगा और नीचे आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। इस तरह से आपका 10 नंबर क्लियर। चलिए देखते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। आपका एक गद्यांश दिया गया है कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के परायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो ये एक भैया दिया गया है गद्यांश। अब आपको करना यह है बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, जैसा कि भैया यहां पर दिया गया है। अब यहां पर प्रश्न दिया गया है नीचे कि भैया उपयुक्त गद्यांश, एक मिनट, क्या हो गया भाई? हाँ, देखिए दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठक का नाम। पहला प्रश्न आपको दिया है, अगर आप इस पर नजर डालें। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आता। देखिए हमने बोला है कि आप शब्दों की गहराई को पकड़िए। जैसे पहला चैप्टर है कि अगर है भाई राष्ट्र का स्वरूप, तो उसमें राष्ट्र वर्ड जगह जगह आएगा। अगर अशोक के फूल से है भैया, तो उसमें जगह जगह पर अशोक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसी तरह से जैसे भैया आपका भाषा और आधुनिकता है, तो उसमें भाषा शब्द का प्रयोग ज्यादा होगा। और यहां पर क्या है भैया, ये निंदा रस से है। ठीक है, निंदा रस, क्योंकि पहले ही इसमें निंदा वर्ड आ गया है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप जान पाएंगे कि किस चैप्टर से है। तो भैया यहां पर लिखना क्या है, तो यहां पर लिख देना है गद्यांश के लेखक का नाम। ठीक, चलिए तो नीचे यहां पर हम लिखेंगे भाई लेखक। ठीक है, लेखक, और उसके बाद कह रहा है कि पाठ का नाम। ठीक है, पाठ। तो लेखक कौन है? तो भैया लेखक हैं, क्योंकि ये निंदा रस चैप्टर से है, तो निंदा रस की रचना किसने किया है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई। उसके बाद पाठ का नाम क्या है भैया? तो निंदा रस है, निंदा रस। ठीक, आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा, आई बात समझ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश है, एक मिनट भाई, रेखांकित अंश तो इसमें दिया ही नहीं। देखते हैं कहां रेखांकित अंश है। हाँ देखिए, रेखांकित अंश जो है भैया ये पहले ही लाइन में है। पहले ही लाइन में है बच्चों, ये चीज पहले ही लाइन में है कि इसकी व्याख्या आपको करना है कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। तो यहां इसको अपने शब्दों में लिखना है। जो यहां पर व्याख्या करना होता है, इसमें यही लिखेंगे कि प्रस्तुत लाइन में या पंक्ति में लेखक का कहना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निंदा उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनका काम ही होता है दूसरे लोगों की बुराई करना। ठीक है, दूसरे लोगों की जो बुराइयों से भरी कहानी, मतलब क्या है, कल्पनाओं से भरी कहानियां सुनाना
और अपने आप को साफ सुथरा बताना। तो ये अपने से थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इस कदर व्याख्या हो जाता है। अब आगे आते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निंदा किसकी पूंजी है। तो यहां पे ये मत लिख देना कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी है, अरे नहीं भाई, हाँ है, लेकिन आगे ये भी तो कहा गया है कैसे लोगों की। तो यहां पर कहा गया है कि बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वो इस पूंजी से। तो भैया निंदा ऐसे लोगों की पूंजी है जो इससे लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो इससे लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, भैया आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, क्योंकि सब कुछ आपको इसी पद्यांश से ही आपको ढूंढ कर लिखना है। अगला प्रश्न है कि सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ लिखिए। मतलब आपको सत्य कल्पित का अर्थ लिखना है। तो यहां पर देखिए भाई जगह नहीं है तो यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं कि जो सत्य, थोड़ा इधर से, कि सत्य कल्पित है, सत्य कल्पित। तो सत्य कल्पित का मतलब होता है भैया, ध्यान देना, सत्य का मतलब क्या है, वास्तविक। कल्पित का मतलब क्या है, कल्पना। तो यहां पे वास्तविक कल्पना, ठीक है, वास्तविक कल्पना। और दूसरा क्या है कि भैया कलंक कथा, यानी जो कलंक से भरी हुई कथा हो, कहानी हो। दूसरा है कलंक कथा। कलंक कथा का मतलब क्या होता है, तो कलंक मतलब कलंकित, ठीक है। तो कलंक कथा का मतलब होता है दुष्प्रचार, ठीक है। कलंक कथा का मतलब ऐसा प्रचार प्रसार जिसमें बहुत सारी बुराइयां भरी हो गया बच्चों। अब अगला कह रहा है कि कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है, तो भैया कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है, वो सत्य कल्पित कलंक कथा को सुनाना होता है और उनकी निंदा करना। बस हो गया भैया। तो यहां पर लिखना है कि कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है, यहां पर लिखेंगे कलंक कथा को सुनाना, कलंक कथा को सुनाना व उनकी निंदा करना, उनकी निंदा करना, ठीक है। बस हो गया बच्चों। तो इस तरीके से भैया आपको बहुत सिंपल तरीके से, चाहे गद्यांश हो पद्यांश हो, हल करना है, कोई भी हो। हमारे यहां बताने का मतलब यही है कि आपको ऐसे ही लिखना है, यानी जो कुछ भी यहां लिखना होता है, इन सबका प्रश्न का जो उत्तर है इसी में से मिलना है, ठीक है, सब कुछ मिलेगा इसी में। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ एक बात ध्यान देना, अथवा में करके रहेगा, दो रहेगा, आपकी मर्जी, चाहे जो करो। अगला क्वेश्चन, अगला जो है भैया वो है पद्यांश। अब पद्यांश ये भी रहेगा 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर कहेगा। बोलेगा दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश आपको पढ़ना होगा और इससे संबंधित नीचे आपके टोटल 5 प्रश्न दिए रहेंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे देना है, ठीक है। चलिए भैया पहले पढ़ लेते हैं ढंग से, फिर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे क्या कह रहा है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, जी नहीं, जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम केला गिराना। फिर कह रहा है यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो देखिए अगर बात करें तो ये भैया पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा, हमने इसे करवाया भी है।
ये पवन दूतिका पाठ से लिया गया है, जिसमें राधिका जी क्या होती है, पवन को दूत बना करके मथुरा धाम में श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। तो वहीं पर कहती है कि हे पवन दूतिका, यदि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि वहां श्री कृष्ण के महल में कोई भूमि में, धारा का मतलब भूमि पर कोई सूखती जाती यानी कोई ऐसी लता पड़ी हो जो सूख रही हो, तो उसे क्या करना, अपने साथ लाना और श्री कृष्ण के पांव में उसे डाल देना और यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो और मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और उनको इस बात का एहसास दिलाना, यानी जब तुम क्या करोगी, डाल दोगे, तो श्री कृष्ण को ये एहसास हो जाएगा कि जिस तरह से ये लता जो है सूखती जा रही है, उसी प्रकार से आपके प्रीति का मतलब प्रेम होता है, उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होकर के एक स्त्री जो यानी खुद के बारे में कह रही है, एक स्त्री भी क्या है, सूखती जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब भाई आ जाते हैं कि पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम लिख देना है। ठीक, चलिए, तो यहां पे भाई हम लिख देंगे शीर्षक, ठीक, और रचयिता। तो शीर्षक कौन है, तो पाठ के शीर्षक कौन है भैया, मतलब शीर्षक बोले तो चैप्टर का नाम क्या है, तो पवन दूतिका। क्या है, पवन दूतिका। और भैया बात कर लें तो रचयिता कौन है, हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बट आपको इसे शॉर्ट नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है। ठीक है, कि भाई देखिए कह रहा है कि सूखी लता से, जो यहां पे कह रहे हैं राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं, तो यहां पर यही कह रही है ना कि भाई जिस तरह से ये लता मतलब सूख रही है, उसी तरह आपके प्रेम से वंचित होकर के भी कोई सूख रही है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि राधा यह संदेश देना चाहती हैं कि आपके प्रेम से वंचित होकर कोई, यानी यहां राधा के बारे में, नित्य यानी लगातार सूख रहा है, सूख रहा है। ठीक है, अब अगर आगे है, ध्यान देना ये इसका नहीं है भैया, ये इसमें का है। ठीक है, नई व्याख्या वाले का समझ लो। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया इसमें भी रेखांकित अंश नहीं है, 1 मिनट बबुआ, थोड़ा देखना पड़ेगा लाइन। रेखांकित अंश, हाँ, तो भैया इसमें भी रेखांकित अंश यानी रेखांकित करना भूल गए हैं, तो इसमें रेखांकित अंश कह रहा है कि यहीं पर यही नीचे इसका व्याख्या पूरा करना है, तो भैया पूरे से अर्थ निकलेगा हालांकि, लेकिन अपने से जितना हो सके शॉर्ट में लिखना है। यहां पे कहा है कि यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और नित्य मतलब सूखते नित्य जाना। तो यहां पर आप लिखेंगे कि यहां पे कवि कहता है कि राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि श्री कृष्ण के सामने जब लता को डाल देना, तो इससे श्री कृष्ण को यह एहसास हो जाएगा कि आपके प्रेम से वंचित हो करके यहां पर यानी गोकुल धाम में कोई क्या है, लगातार सूखते जा रही है। ठीक है, मलिन का मतलब हालांकि दूषित होता है, तो वो क्या है, धूल में सनी हुई है और लता लगातार क्या है, सूख रही है। यानी जैसे ये लतर क्या है, धूल में सनी है और सूख रही है, इसी तरह एक स्त्री भी धूल में सनी हुई और लगातार सूख जा रही है। बस हो गया। अगला है कि राधा सूखी लता को किसके सामने लाने के लिए कहती हैं, तो एकदम सीधा सा जवाब है भैया, किसके सामने प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के सामने। श्री कृष्ण,
यानी आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखिएगा पूरा, कि राधा सूखी लता को श्री कृष्ण के सामने लाने को कहती है या श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कहती है। अगला है कि उपयुक्त पद्यांश में उपयुक्त मतलब प्रयुक्त रस का नाम तथा स्थायी भाव लिखिए। तो भैया रस कौन सा है प्यारे बच्चों, रस कौन सा है जरा बताइएगा। रस लिखना है और साथ में इसका कह रहा है अस्थाई भाव। तो रस बताइएगा कौन सा रस है। तो यहां पर भाई प्रेम की भावना है, बट यहां पे देखिए प्रेम में जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार में भी दो रस होता है, संयोग वियोग, बट यहां संयोग श्रृंगार नहीं है, मिलन की बात नहीं है, बिछड़ने की बात। तो वियोग श्रृंगार, कौन सा, वियोग, वियोग श्रृंगार है। उसके बाद अस्थाई भाव कौन सा है, तो अस्थाई भाव इसका कौन क्या हो जाएगा भैया, अस्थाई भाव रति होता है, रति इसका अस्थाई भाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जले पर मतलब लोकोक्ति तथा मुहावरा है, भाई वो 10-10 के हैं, ये भी 2 नंबर का। अब जितने आएंगे बड़े आसान वाले हैं और ये 100 में 100% करने वाले, बस आपको जरूरत है तो केवल और केवल प्रैक्टिस की। ठीक है भैया, 100% करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है, 100 में 100% गारंटी लेते हैं, पूरा यही फंसेगा। देखिए जले पर नमक छिड़कना, बोलेगा किसी एक का भाई शब्द, एक मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिए। तो इस तरह से दिया रहेगा 4 से 5, जैसे यहां पर भाई दिया गया है आपका, ठीक है, यहां पे दिया गया है, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं अर्थ। पहला है कि जले पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, जले पर नमक छिड़कना का मतलब भाई क्या है, कोई दुखी हो उसको और दुखी करना। ठीक है, दुखी को और दुखी करना, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर हम वाक्य प्रयोग कोई करें, वाक्य प्रयोग, अब वाक्य प्रयोग में क्या होता है हमने बता ही दिया कि कोई आप एक भाई लिख लीजिए, एक वाक्य प्रयोग करिए, मतलब इससे कोई एक सेंटेंस बना दीजिए। ठीक है, जैसे क्योंकि भाई लोगों की मुहावरा ये क्या होता है, जो गांव देहात में आप बोलते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी के मुख से आप अक्सर सुने होंगे। ठीक है ना, बोलते हैं नाच ना आवे अंगन वही टेढ़ा। ठीक है, तो यहां पर उसी तरह से, तो इसका मतलब जैसे जले पर नमक छिड़कने का मतलब, एक तो रमेश परीक्षा में फेल हो गया, दूसरे उसके लोग उसे चिढ़ाने लगे, तो ये क्या था, रमेश के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि रमेश के परीक्षा में फेल होने पर उसके दोस्त चिढ़ाने लगे, यह उसके लिए, अर्थात रमेश के लिए, उसके लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था, जले पर नमक छिड़कने जैसा था। ठीक है, उसके लिए नमक मतलब जले पर नमक छिड़कने जैसा था, बस हो गया। अगला है आंख का तारा होना। ठीक है भैया, आंख का तारा होने का क्या अर्थ हो जाएगा, आंख का तारा होने का क्या अर्थ हो जाएगा जरा बताइएगा प्यारे बच्चों। इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, अत्यधिक प्रिय होना, तो आप लिखेंगे ना कि भाई श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए आंख के तारा थे, वो अपने आंखों के तारा थे।
ठीक है। या फिर आप वैसे भी बना सकते हो कि दिनेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है, ठीक है। ये तो श्रवण कुमार वाला ज्यादा सटीक नहीं बैठेगा, वो अंधे की लाठी के लिए ज्यादा सटीक बैठेगा। जो प्रेजेंट में है आप उसको लिख सकते हो, या आप अपने ऊपर बना सकते हो कि मैं अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा हूं, ठीक, उनका बहुत प्यारा हूं, बहुत दुलारा हूं, वही बात, ठीक। अब यहां पे अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होगा भैया? इसका होगा, ठीक है, अपना स्वार्थ देखना, अपना स्वार्थ देखना, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे कि आज के समय में दुनिया अपना उल्लू सीधा करने में लगी है, यानी सब अपने काम में ही मगन है, सब अपना ही काम देख रहे हैं। हवा से बातें करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हवा से बातें करने का मतलब बहुत तेज चलना, ठीक है, बहुत तेज चलना, बहुत तेज चलना, ठीक है। जैसे पीटी उषा हवा से बातें करती थी, मतलब वो बहुत तेज चलती थी, ठीक है। या फिर यूं कह लें कि जो चेतक घोड़ा था वो जब चलने लगता था तो हवा से बातें करता था, ठीक। तो कुछ भी बना सकते हो, ये ऐसे हो जाएगा वाक्य प्रयोग। तो ये लोकोक्ति तथा मुहावरे के अंतर्गत इस तरह से प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आपका जो अगला प्रश्न क्या होगा भैया? अगला प्रश्न जो होगा प्यारे बच्चों वो अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश या कभी कभार पद्यांश के रूप में देता है। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो 5 नंबर बहुत होते हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आसान है इसलिए कह रहे हैं कि बहुत होते हैं, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं, बोलेगा कि दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब 3 प्रश्न दिए रहेंगे, तीनों का उत्तर देना है। देखिए कह रहा है कि भारत भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा, मतलब पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई। अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि हम बल संचार्दन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। तो ये एक अपठित गद्यांश दिया गया है। चलिए आते हैं भैया, हम क्या करते हैं, जो भी ये दिया है इसको भाई प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चलिए पहला है कि मतलब भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है। तो भैया भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है? तो भारत भौतिक दृष्टि से क्या है? पिछड़ गया है। तो भैया कैसी स्थिति है? तो ये पिछड़ा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है, ठीक है। ऐसा आप पूरा लिखेंगे कि भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है। अगला प्रश्न कि निःश्रेयस की सिद्धि किससे होती है? तो जरा देखिए कहीं पर निःश्रेयस पढ़े थे, ये निःश्रेयस, निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। कह रहा है कि बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती, यानी इसका मतलब है कि अभ्युदय के द्वारा ही निःश्रेयस की सिद्धि होती है। तो आप लिखेंगे भैया, तो यहां पर लिखेंगे कि अभ्युदय, अभ्युदय के द्वारा, अभ्युदय के द्वारा निःश्रेयस की सिद्धि होती है, की सिद्धि होती है, की सिद्धि होती है। बस हो गया, आसान होता है भैया, बस आपको समझने की जरूरत है। अगला प्रश्न है कि सशक्त होना क्यों आवश्यक है? तो जरा देखिए, अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी आसक्त होकर के कोई भी ये आत्मानुभूति नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए क्या है, सशक्त होना आवश्यक है। तो यहां पर ये लिख देंगे भाई, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, कि असक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता है, इसलिए सशक्त होना आवश्यक है, ठीक, एकदम सिंपल सा जवाब हो जाएगा, यही लिख देंगे, ठीक है।
तो ये इसका आंसर यहां पर लिख देंगे कि ये वाला अशक्त आत्मानुभूत नहीं कर सकता है, उसके बाद इसलिए क्या है, सशक्त होना आवश्यक है। आई बात समझ में? तो बड़ा आसान होता है भैया अपठित गद्यांश करना, पूरे 5 नंबर का आएगा। इसको आपको बस अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दे देना है, ठीक? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में देखते हैं, ये भाई बात कर लें आएगा कितने नंबर का, तो ये प्यारे बच्चों 2 नंबर का। 2 नंबर का ये होगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जिसे शब्द युग्म कहेंगे। भाई पढ़ने में एक जैसे लगेंगे लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। चलिए देखते हैं, जैसे यहां पर दिया गया है कि कृत और कृति, इनका सही शब्द युग्म क्या होगा? रचना पुस्तक, किया हुआ या फिर रचना, कार्य और निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो कृत का मतलब क्या होता है? कार्य। कृत का मतलब कार्य, और इस कृति का मतलब क्या होता है भैया? तो इस यहां ध्यान देना, इस कृति का मतलब होता है निर्मित, ठीक है, निर्मित। तो यहां कृत का मतलब कार्य और निर्मित, यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, श्रवण और श्रमण। तो श्रवण और श्रमण में क्या होता है? विकल्प है सुनना, भ्रमण, भिक्षु, वर्ण, कान, भिक्षु, इनमें से कोई नहीं। तो इस श्रवण का मतलब होता है कान, हालांकि सुनना भी होता है, ठीक है। और ये श्रवण का मतलब क्या होता है भैया? भिक्षु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बट कान और भिक्षु वाला होगा, सुनना यहाँ पे जो है इससे नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको तो स्क्रीनशॉट कर लो, काम की चीज है। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है भैया अनेकार्थी शब्द। यही बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, बट डोंट वरी बबुआ, हमने तो बहुत सिंपल, भाई बहुत, ये तो सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्या है मतलब बच्चों को ये वाला डिफिकल्ट लगेगा, इसके पहले हमने बहुत सारे करवा दिए हैं, और जो भी बचे खुचे हैं उनको भी ऐसे ही फेंक देंगे समाप्त करके। 2 नंबर का पूछा जाएगा अनेकार्थी, बोलेगा किसी एक का, भाई 4 देगा और 4 में बोलेगा किसी एक के, ठीक, किसी एक का 2 अर्थ लिखिए। आप अगर ना लिख पाओ तो बेकार है भाई। तो यहां पर किसी एक का लिखना होगा, तो आपके सामने यहां बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। नग है, नाग है, द्विज है, पवन है, ठीक। तो यहां पर समझिए, तो देखिए नग का मतलब क्या होता है? तो नग एक होता है हीरा, ठीक, रत्न, रत्न कह लें या हीरा, ठीक है। नग, नग हीरा होता है। और एक नग का मतलब ध्यान देना, इसी के मतलब सूर्य भी होता है, सूर्य भी चमकता रहता है ना, तो वो एक नग ही है, नग कहा जाता है। और नाग का होता है भाई, नाग का होता है तो एक तो सर्प, ठीक है। और एक होता है नाग का मतलब पर्वत, ठीक, एक नाग का मतलब पर्वत, और एक हाथी भी होता है, ठीक है। अगला है द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है? तो द्विज का मतलब होता है दांत, और एक होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो और इसके बाद द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, ठीक ये। और पवन को हम यूं कह लें तो भाई एक तो जैसे पवन तो वायु, ठीक, और एक प्राण, हालांकि देखिए एक वायु होता है, एक तो फिलहाल अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो खैर एक ही इसका जानिए, ठीक है। जब नहीं आ रहा है तो भैया काहे का इतना ज्यादा दिमाग पे जोर दें। हाँ, बाकी पवन का तो एक वायु है, बाकी आप लोग को पता हो तो कमेंट कर दीजिए भैया, कमेंट जरूर करना, ऐसा नहीं भूल मत जाना, करिएगा, ठीक। हमको तो अभी एक ही दिमाग में आ रहा है, इसके अलावा नहीं, अनेकार्थी में। बाकी अभी आप लोग के दिमाग में एक कोई हो तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है ना, किसी वीडियो में। तो ये अनेकार्थी में हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी प्यारे बच्चों 2 ही नंबर का आएगा। ये सब 2-2 नंबर वाले बड़े ही आसान होते हैं। कह रहा है कि ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक, आस्तिक, अजर, अमर। तो भैया जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आप सभी जानते हैं, उसे आस्तिक कहा जाता है। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। अगला है भैया जो नष्ट होने वाला हो। विकल्प है नश्वर, अविनाशी, अकिंचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहेंगे। ठीक, अविनाशी जिसका कोई विनाश ना हो वो होता है। अकिंचन का मतलब यह है भैया जिसके पास कुछ ना हो, एकदम दरिद्र, ठीक है, वो अकिंचन होता है। ठीक, तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है वाक्यों का शुद्धिकरण। ये भी 2 नंबर का आएगा। बोलेगा किसी दो को, यहां पे दो को भाई शुद्ध करना होगा कि मैं अनेकों बार दिल्ली, मतलब जा चुका हूं, जाना चुका नहीं भैया, यहां पे जा चुका हूं होगा। मैं अनेकों बार, तो भैया इसमें गलती कहां है? अनेकों बार। प्यारे बच्चों यहां केवल होगा कि मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं। अगला है सीता ने पुस्तक लिखा। तो भैया यहां पे क्या है? सीता ने पुस्तक लिखा नहीं होगा, लिखी। ठीक है। अगला है कि गमला मेज में रखा है। तो भैया कहां पे गलती है? मेज पर रखा है। ठीक, गलती यहां है। नेक्स्ट है मैं महेश को पढ़ाया हूं। तो भैया क्या हो जाएगा? मैं महेश को पढ़ाया हूं, तो मैंने महेश को पढ़ाया है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना? या मैं महेश को पढ़ा चुका हूं। ठीक, कि मैं महेश को यहां पे पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ा चुका हूं लिख सकते हैं, या मैंने यहां पे महेश को पढ़ाया है, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा आगे पीछे भी बदलाव हो सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं भैया रस पर। तो रस आपका ध्यान देना, रस, छंद, अलंकार, आपके ये भाई पूरे के पूरे 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसलिए और इतना जरूर कहेंगे तो ये तो 100 में 100% आप एकदम दिमाग में ये गांठ बांध लीजिए कि भैया 100% आना तय है। ठीक है, आप 2 से 3 रस देख लीजिए, जिसमें कॉमन एक श्रृंगार देख लीजिए, दूसरा आप कोई वीर या करुण देख लीजिए। भैया डेफिनेटली 100% एकदम श्योर हो जाएगा आपका मार्क। और ये भी आएगा कितना? 2 नंबर का आएगा। बोलेगा कि भैया यहाँ पे श्रृंगार अथवा करुण रस का भैया बोलेगा उदाहरण सहित ठीक परिभाषा लिखिए, या बोलेगा कि भैया ऐसे श्रृंगार अथवा बोल देगा वीर रस। ठीक, कोई ना कोई आपका 2 से 3 हमने बताया ना, देख लीजिए बहुत है। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस देख रहे हैं। अब श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे होगी कि जब विभाव, अनुभाव, अनुभव नहीं भैया, अनुभाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी मिलन होता है। क्योंकि रस के 4 ही अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक अस्थाई भाव। ठीक, तो वही चीज जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से, क्योंकि अस्थाई भाव ही सब में अगर अलग होता है, नहीं तो परिभाषा सबकी एक जैसे होती है। ठीक, रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना भैया? चलिए देखते हैं। तो यहां पे आप उदाहरण, ये तो भैया रस हो गया। अगर इसी में संयोग और वियोग कहता तब हम अलग अलग लिखते भैया। वही संयोग में दो भाई प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलन की बात होती है, वियोग श्रृंगार में उनके बिछड़ने की। ठीक है ना, मिलन वाली बात आ जाए ना, वही कि मिले तन से ये तन, मिले मन से ये मन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। लेकिन वही चीज अगर भैया बिछड़ने की बात है ना, कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, तो वो वियोग में चला जाएगा, है ना। तो यहां पे केवल श्रृंगार पूछा है, चाहे जो लिख दीजिए। जैसे यहां पे एक देखिए कि कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हुई सो बात। तो देखिए यहाँ पे है भैया, जैसे एक कोई कमरा सा है बड़ा सा, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका दूर दूर, मान लेते हैं एक तरफ प्रेमी है एक तरफ प्रेमिका,
तो यहाँ पे कहत, लड़का कोई इशारों में कोई बात लड़की को कह देता है, प्रेमिका को अपनी, कहत, और वो नटत यानी नहकार देती है। रीझत खींचत यानी इससे क्या है, रिसिया जाता है लड़का, खींच जाता है। मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब उनके नैन आपस में यानी उनके आंखों से आंखें मिल जाती, नैन मटक्का हो जाता है, तो इससे लजियात लड़की लज्जा यानी शर्मा जाती है। और भरे भवन में करत है नैनम ही सो बात, इस तरह भरे भवन में यानी भरे हुए, भवन का मतलब घर होता है, इसलिए क्या है, लोगों से भरे हुए घर में भी वो आंखों आंखों में ही क्या है, बातें कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक एग्जाम्पल है कि ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सब। हम इसको जितनी बार बताते हैं ये रस, हर बार ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या गाना लिखना उचित है? बिल्कुल भाई, नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि एग्जामिनर इसको गलत काट दे। आप क्लेम कर सकते हो कि सर इसमें बताओ गलती कहां है, यानी जो कुछ दिखाना चाहिए रस में सब कुछ है ना, कि ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो यहां कल्पना भाई, रेशमी जुल्फे, सरबती आंखें, यहाँ पे उनके मदमस्त जो नयन है ना, उनके होंठ हैं, ये प्रेमिका के इन सब चीजों की कल्पना की जा रही है। तो यहां पर सारी चीजें यहाँ पे प्रेमिका को क्या है, उसके जो प्रेमी को लुभा रही है, उसकी रेशमी जुल्फे, उसके आंखें, उसके होंठ, उसके चलने का तरीका भी, और उसके बाद पूरा जो वातावरण वहां का है, चिड़ियों की चहचहाट है, ठीक है, सुंदर सा जंगल है, ऐसा कुछ भी दृश्य नजारा हो रहा होगा, तो वही सब चीज। ठीक, अब यहां पर जैसे ये है भाई कि इसमें भी देखिए, अगर देखे तो थोड़ा ये वियोग श्रृंगार का है, लेकिन संयोग भी मिल रहा है कि तेरा साथ है ना, हमने बताया ना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो यहां पर वो इसमें भी वही चीज है कि भैया तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तो यहां पर मतलब नायक और नायिका के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो रही है। तो सारे के सारे ये श्रृंगार रस वाले उदाहरण हैं भैया। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया ना? अब चलिए अगला रस, अगला देखते हैं भैया करुण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये दोनों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया ना परिभाषा सेम वैसा होगा, बस अंतर है तो रति, मतलब जो अस्थाई भाव का, वहां रति है, यहां और कुछ होता। यहां पर लिखेंगे जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे करुण यानी शुरू से अंत तक, भाई यहाँ शोक नामक अस्थाई भाव है, शोक। तो अब अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव ऐसे भाव जो किसी व्यक्ति के अंदर शुरू से अंत तक बने रहते हैं। जैसे इसके पहले श्रृंगार, तो वहां पे श्रृंगार यानी रति, प्रेम की भावना बनी रहेगी शुरू से अंत तक। यहां पर शोक, तो यहां शुरू से अंत तक शोक की भावना बनी रहेगी। वीर रस रहेगा तो शुरू से अंत तक भैया उसमें उत्साह आपके अंदर रहेगा। जैसे आप मूवी कोई देख लेते हैं, कोई भैया मतलब देशभक्ति वाली, तो आपके अंदर क्या उत्साह रहेगा। अब वही चीज है कि भाई आप कोई कॉमेडी मूवी देख लो, तो उसमें शुरू से अंत तक आपके अंदर हास अस्थाई भाव होता, तो आपके अंदर वो हंसी वाली फीलिंग आएगी। तो वही चीज है। जैसे यहाँ पर एक है कि भैया शोक में कि करुण रस में कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा, फुन नहीं होगा, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो भैया ये कहाँ का दृश्य है? ये जब श्रवण कुमार को भाई बाण लगी थी और उनका देहांत हो गया था, तब की बात है, जब उनके माता पिता ने क्या है, प्राण, उनके वियोग, अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वही है कि भैया यहाँ पर, क्योंकि वो अंधे तो थे ही और वो अपने फन पटक पटक के समझ लो मर गए थे, तो वहां की बात है। अगला है ना कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरी जिंदगी अधूरी है। ठीक है ना, कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। वो चीज है भैया, यहां पर आप लगा दीजिए, क्योंकि यहां पर भी वियोग है। ठीक, और उसके बाद यहां करुण में अगला है ना
कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो ये भी है ना भैया, ठीक है। तो ये भी, हालांकि ये हमारा बहुत फेवरेट गाना है, ठीक। और भी एक दो है ना इसमें, एक लाइन अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं ना इसमें, एक जो आगे की लाइन, कि एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहां तुम चले गए। ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा करुण रस में, ठीक। समझ में आ गया बच्चों? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, आगे चलते हैं भैया। अगला है छंद। तो रस हो गया भैया, ठीक है। छंद देख लेते हैं। अब छंद में आप भी दो देखिए, तीसरा देखना ही नहीं है। और 100 नंबर, भाई 100 नंबर बोले, 100% आपके जेब में 2 नंबर, ये फिक्स, ठीक। छंद में आप एक दोहा देख लो, दूसरा सोठा देख लो, बात खत्म, ठीक है भैया। नहीं तो अगर आ भी गया, मान लेते हैं दोहा नहीं आया, तो भाई दोहा का उल्टा सोठा हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे दोहा और चौपाई बात करें, सोठा नहीं, दोहा और एक चौपाई, ठीक। बाकी दोहा का उल्टा सोठा वैसे ही होता है। तो दोहा क्या है भाई, कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा? अर्ध सम। इसमें भी 4 ही चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। अब जैसे यहां से एक पार्ट हुआ तो पहला चरण, 2 पार्ट हुआ दूसरा चरण, ये एक पार्ट हुआ तीसरा चरण, और ये एक पार्ट हुआ चौथा चरण। तो भाई अगर यहाँ पे मात्रा, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मात्रा कैसे गिने, तो देखिएगा मात्रा कैसे। भाई देखिए, बोल रहा है कि पहले और तीसरे में 13-13, यानी इसमें और इसमें 13-13 मात्रा होनी चाहिए। गिन लेते हैं भैया, गिन लेते हैं, पहले और तीसरे में 13-13। चलिए गिनते हैं। जो बड़ा, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है और ए है, ठीक, तो उसमें 2 मात्रा होती है। तो ये गुरु है, ये भी गुरु है, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये क्या हो जाएगा, लघु, और ये गुरु। जोड़ लेते हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13। तो भैया इस वाले में हो गई कितना, 13 मात्राएं। इसी तरह इसमें भी गुरु हो गया, लघु लघु गुरु, और उसके बाद गुरु, फिर गुरु और लघु गुरु। जोड़ लेते हैं 2 3, मतलब यहाँ पे 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13। तो प्यारे बच्चों इसमें भी 13। तो इस तरह से 13-13 मात्राएं हो गई, ठीक है। और ये चीज आपको एग्जाम में ऐसे ही मात्रा लिखकर दर्शाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर क्या ये एग्जाम में करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा आपको मात्रा के साथ, ठीक है। ये हमने दर्शा दिया, इसी तरह आप दर्शाएंगे तो इसमें अब की बार 11 और इसमें भी आपको 11 मात्रा, इसमें तो भैया 11-11 मिलेंगी, क्योंकि लिखा है दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। याद आ गया भैया, समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। अब चौपाई में आ जाइए। चौपाई में देखिए, अब यहां पे एक बात और थोड़ा समझ लीजिए। अगर इसी में मान लेते हैं आपको नहीं आ गया, दोहा का उल्टा क्या होता है, हमने बताया ना, सोठा। दोहा का उल्टा सोठा। अब जैसे यहाँ पे सब इसी का उल्टा कर देंगे, उसका बोल देंगे इसमें क्या है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13। तब इसको ऐसे लिखेंगे, राधा नागर सोय मेरी भव बाधा हरो, फिर कहेंगे श्याम हरिद्युत होय जतन की झाई पर है, मतलब उसी को उलट दो, सोठा बन गया, ठीक है। तो दोहा वाला याद है तो सोठा बन जाएगा। आगे आते हैं भैया चौपाई। तो चौपाई में इसमें क्या होता है कि यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं भाई, इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में भैया 16 मात्रा होती है। इसमें 16 मात्रा होती है और चरण के अंत में जगण अथवा तगण होने से इनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? और एक चीज इसमें ध्यान देना भैया, एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है कि जो लास्ट में इनकी जो यति होती है, इनमें मिलते जुलते हैं। जैसे
यहाँ काना, यहाँ नाना, यहाँ भोगी, यहाँ जोगी। तो भैया इनका उच्चारण अगर आप देखें तो अंत में मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर सम मात्रिक छंद है, सम का मतलब समान, मात्रिक का मतलब मात्रा, तो सभी में अब की बार मात्रा समान होगी। 4 चरण दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो गिनते हैं, क्या सब में 16 मात्राएं होती हैं? जैसे भैया इसमें गिन रहे हैं, इसमें एक ये लघु हो गया, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं, एक एग्जांपल है कि बिनु पग चले सुनई बिनु, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मतलब बानी बढ़ता बकता बड़ जोगी। अब देखिए भैया यहां पर भाई अगर थोड़ा प्रिंटिंग करने वाले ने गलत किया होगा तभी मात्रा गलत आएगा, नहीं तो गलती कभी नहीं होती है मात्रा में, याद रखना। हो सकता है जैसे जैसे यहां पे भैया यहां विधि है तो विधि कर दो, अब यहां पे बिनु है तो बिनु कर दो, जैसे यहां पे क्या कहते हैं रहित है तो रहित लिख दो, ऐसा होगा तभी मात्रा गलती हो सकती है, नहीं तो होता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, भाई बिनु है ये छोटी ई की मात्रा है तो एक है, गुरु होता मतलब लघु होगा, एक मात्रा एक, और ये भी एक, ठीक है, इसको लघु बोलते हैं, लघु लघु, इसमें भी लघु हो गया, ये लघु तीनों, ये भी लघु तीनों, और उसके बाद ये भी लघु, और यहां पर ये गुरु। तो अगर आप देखें तो 2 2 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16, तो इसमें कितनी मात्रा आ गई भैया? टोटल 16 मात्रा, 16 मात्राएं आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसमें भी करोगे, लघु 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 लघु, इसमें भी तीनों में लघु, इसमें भी 2 लघु, और यहां पे गुरु। तो सेम उसी तरह की मात्रा है, तो भैया इसमें भी तो 16 ही मात्राएं होगी, ठीक है, इसमें भी 16 ही मात्राएं होंगी। अगर इसी तरह से देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो यहां पर अब आप इसमें इस वाले में और इस वाले में आप भी मात्रा लिख करके गिन लीजिएगा, 16 16 मात्राएं, यानी इसमें भी 16 मात्राएं आएंगी भैया, और इसमें भी प्यारे बच्चों 16 ही मात्राएं आएंगी, ठीक, इतना ध्यान देना ये, ठीक है। बाकी बहुत आसान आसान उदाहरण है, जैसे भाई हमने बताया ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, एकदम आसान है। नहीं तो भैया इसी तरह एक और है कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधु नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो कई एग्जाम्पल हैं, आपकी मर्जी भाई आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखना कि ये मात्रा के साथ आपको लिखना पड़े, वहां बोलेगा लक्षण के साथ उदाहरण सहित समझाइए। तो भैया आपको पूरा पहले ध्यान देना, ये मात्रा लिखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला अगला क्वेश्चन है अलंकार का। अब देखें अलंकार, अलंकार जो है ये भी कितने नंबर में आएगा? तो भैया 2 नंबर में। कितने नंबर में प्यारे बच्चों? तो 2 नंबर में ये अलंकार भी आएगा। अब अलंकार में हमने बताया ना, इसमें भी अलंकार में 2 से 3 गिने चुने हैं, 4 देख लीजिए। वैसे भी ये कोई कठिन टॉपिक नहीं होता है। अनुप्रास अलंकार जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार होता है जहां पर किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। क्या हो भैया? किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, यानी बार बार आएगा, इतना याद रखना। वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बहुत सारे हैं। यहां पर क्या है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तो भाई इसमें देखिए ता है, ता है, ता है, ता है, ता है, तो इसमें ता की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। इसमें भी देखिए पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, ठीक है। यहां पर भी पा व्यंजन की आवृत्ति हुई है। अब इसमें देखिए कि रघुपति राघव राजा राम, तो भैया यहां पर रा 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 रा, तो यहां पर व्यंजन किस व्यंजन की आवृत्ति? रा की। नेक्स्ट है कि समर्पण लो सेवा का सार, तो भैया यहां पे सा है, शाह है, शाह है, ठीक है। तो यहां पर सा हो जाएगा, सा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस तरह से भैया ये क्या हो जाएगा? ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
ठीक है, जहां पर किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला मतलब जो टॉपिक है अलंकार में, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, यह भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यानी शब्दों की आवृत्ति तो बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर क्या, कौन सा अलंकार, यमक अलंकार होता है। समझने का प्रयास करिए। जैसे भैया आवृत्ति कह रहा है कि बार बार होगा लेकिन अर्थ अलग अलग, जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही, तो यहां पर भैया जोग जोग शब्द दो बार आया है। ठीक है, यहां पर जोग और जोग दो बार आया है। ठीक, जोग और जोग दो बार आया है। ठीक है, तो यहां पर अब लेकिन दोनों का अर्थ अलग। जोग, एक जोग का मतलब योग जिसको साधना बोलते हैं, तपस्या बोलते हैं, तप बोलते हैं, कुछ भी, और दूसरा जोग का मतलब के लायक, के काबिल, के काबिल या लायक। जैसे यहां पर जब ऊधो क्या है, गोपियों को समझाते हैं कि श्री कृष्ण ने आप सबको बोला है कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, अब साधना को तप मतलब क्या है, अब योग को अपना लो, अब तपस्या करो, भगवा पहन लो और उसके बाद भस्म रमा लो, भस्म शरीर पर जो लगा लो, तब वही चीज गोपियों ने कहा कि ऊधो जोग जोग हम नहीं, कि हे ऊधो अब ये जो तुम्हारा योग है यानी जो साधना तपस्या है हम इसके काबिल नहीं है, हम इसके काबिल नहीं है, अर्थात ये हमारे बस का नहीं है, वही चीज है। अगला है कि काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर भी भाई देखिए काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दो बार आया है। ठीक है, यहां पे घटा और घटा शब्द दो बार आया है भैया। एक घटा, पहले वाले ये जो घटा है, ठीक, इस वाले काली घटा, घटा का मतलब बादल, घटा सावन की घटा है ना, और दूसरे वाले घमंड घटा, घटा का मतलब होता है घटना, घटना मतलब कम होना, वो वाली घटना नहीं, कम होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला ऐसे है कि कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है ना, वही चीज है ना कि या खाए बौराए जगवा पाए बौराए, कि भाई यहां पर अब समझिए एक कनक और कनक दो चीजें हैं, यहां पर भी वही चीज है ना भाई कि एक कनक है और दूसरा भी कनक ही है। एक कनक का मतलब क्या है, एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब धतूरा है। ठीक, यानी जो सोना है वो धतूरा से उसका यहां पे भाई 100 गुना उसकी जो भाई उसके अंदर 100 गुना, ठीक है, यानी धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा जहर किसके अंदर है, सोने के, क्योंकि धतूरा तो आदमी खाने के बाद पगला जाता है, बौरा जाता है, लेकिन सोना तो आदमी पाके भी बौरा जाएगा। और वैसे भी इस समय सोने और चांदी के जो दाम है ना वो आसमान छू रहे हैं, है ना, आपको पता होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन। अगला जो है भैया वो है पत्र लेखन। और ये टॉपिक आता है पूरे 6 नंबर। कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो भैया बहुत बड़ा नंबर है और जिसमें सबसे ज्यादा याद रखना 95% जो पूछता है वो स्वच्छता पर ही, ठीक है, यानी मोहल्ले की साफ सफाई को लेकर ज्यादा से ज्यादा यही पूछता है। ठीक, बोलेगा कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य यानी नगर निगम को एक पत्र या स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे, सेवा में, आप जैसे लिखते आए हैं वैसे लिखेंगे। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज, विषय क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखेंगे। महोदय जी मैं इस पत्र के, ठीक है, जस्ट यहां से नहीं लिखना, थोड़ा छोड़कर, हालांकि यहां से पूरा इसके नीचे नहीं लिखना था लेकिन टाइपिंग वाले ने गलती कर दिया, इधर लिख दिया, आपको नहीं लिखना है, आपको इसके नीचे से इधर ही लिखना है। ठीक है भैया,
कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का, ठीक है, ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आप जहां से हैं वहां का नाम लिखिए, जरूरी नहीं प्रयागराज, ठीक है, क्योंकि हम प्रयागराज से हैं तो यहां का लिख दिए हैं। फिर आगे लिखेंगे कि यहां आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का जो है ढेर है वो लगा हुआ है। ठीक है ना, वो कूड़ा करकट का क्या है भैया, ढेर लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना लिखेंगे। फिर आगे भी थोड़ा लिखना है, पहले देख लो। ठीक, चलिए आगे लिखेंगे भैया कि सड़कों व नालियों, ठीक, यहां नालियों होगा, सड़कों व नालियों ठीक की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है वो इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की जो नींद है वो हराम हो। ठीक ना, आंखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। ठीक है, तो यहां वही वाली बात हो गई है, यानी ना तो अब दिन में चैन है और ना तो रात में कोई नींद आ रही है। तो दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है और चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा मोहल्ला जल्द ही महामारी के चपेट में आ जाएगा। फिर आप लास्ट में लिखेंगे, अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। यहां पर दिनांक में आप कुछ भी लिख दीजिएगा इधर उधर करके, और यहां पर भौदी यानी का खा गा लिख दीजिएगा भैया। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, प्रार्थना पत्र हो या आवेदन पत्र हो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब उसके बाद अगला जो है भैया, अगला जो टॉपिक होगा वो आपका निबंध लेखन। ठीक, ये जो फिक्स वाले हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। निबंध लेखन पूरे 9 नंबर का आता है। ठीक, और आज हम जो निबंध लेखन देख रहे हैं वो है नई शिक्षा नीति। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 पर। अब देखिए निबंध लेखन कोई भी हो, हमारे यहां बताने का मतलब इतना है कि भाई लिखा कैसे जाता है। ठीक है, लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर लिखने का जो तरीका होता है, ध्यान देना। आप यहां पर भाई लिखना भूल गए तो यहां पर आप साइड में लिखेंगे कि रूपरेखा। सबसे पहले उसका रूपरेखा लिखते हैं। ठीक है, रूपरेखा लिखने के बाद रूपरेखा लिखेंगे, उसके बाद ये हेडिंग लिखी जाती है। यानी ऐसे फॉर्मेट आपको जब आपके पास कॉपी होगी तो आप सबसे, यानी आप भाई जब निबंध वाला टॉपिक होगा, निबंध कौन कौन से टॉपिक पर निबंध है वो लिखेंगे, फिर उस वाले में रूपरेखा लिखेंगे, और उस निबंध में जो भी आप निबंध उठा रहे हैं उसमें आपको कितनी हेडिंग इंक्लूड करनी है, यानी कितनी हेडिंग डालना है। तो रूपरेखा लिखने के बाद आप लिख दीजिए, क्योंकि भैया सबसे भाई कोई भी निबंध उठा लो, पहला आपका हेडिंग प्रस्तावना होना ही है, क्योंकि प्रस्तावना में वो चीजें लिखी जाती है जो मेन पॉइंट। तो जैसे नई शिक्षा नीति है तो इसमें हम प्रस्तावना लिखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य लिखेंगे, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का इसका लक्ष्य क्या है वो लिखेंगे, मातृभाषा पर इससे क्या बल है वो लिखेंगे, शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास पर बल लिखेंगे, और उपसंहार। जैसे हम इतनी हेडिंग क्या है भैया दे रहे हैं, इतनी हेडिंग इस निबंध के अंदर हम दे रहे हैं, तो वो चीज आपको सब कुछ दर्शाना होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको भाई सब क्या होता है कि रूपरेखा के बाद प्रस्तावना के अंदर इतनी हेडिंग, फिर अब आप करेंगे क्या, अलग अलग हेडिंग बनाकर लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर। अब आ जाते हैं, ठीक, जैसा कि अब यहां पर आप देखिए, ठीक है ना, जैसे भूमिका, यहां पे भूमिका, भूमिका का मतलब यहां प्रस्तावना था तो भूमिका लिख दिया गया है, तो वहां पे पहला तो प्रस्तावना, यहां प्रस्तावना है, ठीक है, वही भूमिका जो है, तो आप इसके अंतर्गत मेन पॉइंट लिखेंगे। जैसा यहां पे भूमिका अर्थात ये प्रस्तावना शिक्षा नीति से अभिप्राय, शिक्षा में कतिपय सुधार से है। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले वर्ष 1968 में और 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी, तो तीसरी शिक्षा नीति है 2020 में। फिर दूसरी हेडिंग हमने क्या बनाया था, ठीक, दूसरी हेडिंग यही तो था, नई शिक्षा नीति
2020 का उद्देश्य क्या है, तो आप उद्देश्य लिखेंगे। अब उसके बाद आपकी तीसरी हेडिंग क्या थी कि इसका सार्वभौमिकरण का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य के अंदर आप क्या लिख देना है कि भैया जो कुछ भी है कि 2020 की घोषणा के साथ मानव संसाधन का जो मंत्रालय का नाम है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा देश के शिक्षा क्षेत्र में 100% सकल नामांकन का उद्देश्य है। ठीक, तो ये सारी चीजें। अगली हेडिंग क्या थी, तो हमारा मातृभाषा पर बल, तो इसके द्वारा हम लिखेंगे कि इसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। ठीक है, और इससे क्या है, मातृभाषा पर बल दिया जाएगा। फिर उसके बाद शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास पर बल, तो इसके द्वारा यानी नई शिक्षा के द्वारा अब इसमें और क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो इसमें खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार ठीक प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम आदि में भाग ले सकें। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद उपसंहार होगा, तो इसमें आप सोचकर क्या लिखेंगे भैया कि यहां पर नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे मतलब इससे रट कर पास होने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाना है। ठीक, और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा ये जो रोजगार है इसके द्वारा शिक्षा मतलब इसके द्वारा क्या है भैया आगे बढ़ने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, यानी रोजगार पर बल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या होंगे भाई, कोई भी निबंध होगा आपको बस इतना समझना है भैया, रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा के बाद आपको उसके अंदर कितनी हेडिंग बनाना है वो सब कुछ होगा। जैसे मान लेते हैं कि भाई आपने पर्यावरण लिखा, ठीक है, पर्यावरण पर, तो आप रूपरेखा लिखने के बाद जैसे पर्यावरण में आ गया तो आप पहला लिखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद लिखेंगे दूसरा पर्यावरण का अर्थ। मान लेते हैं तीसरी हेडिंग बनाना है पर्यावरण, ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे होता ना कि पर्यावरण पर प्रदूषण पर मान लेते हैं आ गया तो प्रस्तावना लिखेंगे। फिर लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, इसमें लिखेंगे के प्रकार, तो उसमें लिख देंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, फिर प्रदूषण का कारण, फिर उसके बाद लिख देंगे प्रदूषण को कम करने के उपाय, फिर उसके बाद लास्ट में इसका उपसंहार। तो निबंध कोई भी हो, रूपरेखा लिखने के बाद सारी हेडिंग लिखनी है, फिर एक एक हेडिंग अलग से बना लेनी है, उसमें जो भी थोड़ा बहुत लिखना हो वो चीज लिखना है, तभी आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे ना। एक नंबर कम नहीं तो देखो पूरा 10 नंबर, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।